अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का दिन जो है वो मेरा काफ़ी बिज़ी दिन होगा क्योंकि आज 3 अपॉइंटमेंट्स हैं। 2 अपॉइंटमेंट्स पे अब्बू को लेके जाना है डॉक्टर के पास और एक अपॉइंटमेंट जो है वो अम्मी की है डेंटिस्ट के पास। तो इसलिए आज का दिन जो है वो मेरा काफ़ी बिज़ी है। यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स के पास जो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं वो काफ़ी देर-देर से मिलती हैं। तो अगर किसी अपॉइंटमेंट को मैं चेंज करवाती हूँ तो फिर वो इतना आगे ले जाते हैं उस अपॉइंटमेंट को, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी अपॉइंटमेंट मिल रही है उसको मैं ओके कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा टफ़ तो होता है एक ही दिन में सारी अपॉइंटमेंट्स आ जाएँ तो, लेकिन ये है कि चलो जो चेकअप वग़ैरह हैं वो टाइम से हो जाएँगे। तो सुबह-सुबह मैंने पहले बच्चों को ड्रॉप किया है और अब मैं अब्बू की पहली अपॉइंटमेंट थी। कुछ दिन पहले अब्बू के ब्लड टेस्ट्स हुए थे तो वो डिस्कस करने के लिए मैं लेके जा रही थी डॉक्टर के पास। यहाँ पे जो 65 प्लस लोग होते हैं उनके रूटीन चेकअप्स जो हैं वो ईयरली होते रहते हैं। और अगर किसी को कोई हार्ट पेशेंट हो या फिर किसी को डायबिटीज़ हो तो फिर जो रूटीन चेकअप होते हैं वो ज़रा जल्दी-जल्दी होते हैं हर 2 मंथ या 3 मंथ के बाद। तो अब्बू के ब्लड टेस्ट्स हुए थे कुछ दिन पहले, तो उसके लिए फिर डिस्कस करना था आज डॉक्टर के साथ। क्योंकि शुगर जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा आई थी अब्बू की। वैसे तो मुझे लगता है कि इस एज में आके ना हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो शुगर होती है। तो जब हम जर्मनी में थे तो वहाँ पे जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी उसने एक दफ़ा हम लोगों के भी शुगर टेस्ट किए थे। तो वो ये बता रही थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग होते हैं ना उनको जल्दी शुगर हो जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा कि एक तो हर मुल्क की अपनी वो होते हैं ना आबो-हवा भी होती है। दूसरा ये है कि जो हम लोग गंदम खाते हैं, हम लोग तो हमारी मेन खुराक जो है वो तो गंदम है। तो वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि इस वजह से जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं ना उनको जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है। तो वाक़ई हम लोगों की जो मेन खुराक है वो तो रोटी है। तो हम 3-4 दिन रोटी ना खाएँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन इनके खुराक में भी ज़ाहिर है गंदम तो होती है, स्टार्च वाली कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन इनके बहुत सारे खाने इस तरह से भी होते हैं कि जो जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं और साथ में को प्रोटीन ले ली, जैसे चिकन का पीस ले लिया, साथ में सैलड हो गया, साथ में मैश्ड पोटैटोज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो हम लोगों का खाने का जो है स्टाइल वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी कुज़ीन में रोटी और चावल के बगैर जो है वो कोई भी डिश मुकम्मल नहीं होती। हालाँकि जो रोटी है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत टाइम लगता है रोटी को हज़म करने में निस्बत सब्ज़ियों के और दूसरी चीज़ों के। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो फिर सबसे पहली चीज़ जो मना करते हैं डॉक्टर्स वो यही होता है कि एक तो मीठा नहीं खाना, दूसरा जो रोटी होती है गंदम की उसको मना कर दिया जाता है कि वो आप कम से कम खाएँ। और हमारी खुराक में से अगर रोटी चावल निकाल दें तो फिर पीछे जो है वो कुछ ऐसा बचता नहीं है जो हम डेली रूटीन में ऐसे खा सकें। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए फिर काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ें ऑप्ट करना कि क्या चीज़ खाई जाए। तो मुझे भी डॉक्टर ने यही कहा था कि जैसे ही पता चले किसी को कि अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसी वक़्त ही शुरू में ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो डाइट से ही कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अगर डाइट से वो कंट्रोल नहीं होती फिर ज़ाहिर है मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होती फिर इंसुलिन तक काम जाता है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि डायबिटीज़ का बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी असर होना शुरू हो जाता है। तो ख़ैर शुक्र है अल्लाह का कि अब्बू की इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं थी अभी, बिल्कुल स्टार्ट ही होता है जैसे इस तरह से थी। तो वो हमें डॉक्टर ने जो है वो डाइटरी कुछ चीज़ें बताई कि आपने ये चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी है। तो कुछ दिनों में दोबारा टेस्ट होगा तो होपफुली इंशाल्लाह उसी से ही सारा कवर हो जाएगा। के बाद मैं आज घर आके तो जल्दी-जल्दी बनाऊँगी दाल, क्योंकि जब ज़्यादा जिस दिन काम हो वैसे तो मेरी कोशिश होती है जब इस तरह अगर अपॉइंटमेंट्स हैं या कुछ मैं बिज़ी हूँ किसी वजह से भी तो मैं 1 दिन पहले रात को बना लेती हूँ सालन वगैरह। लेकिन 1 दिन पहले भी मैं काफ़ी बिज़ी थी तो मैं कुछ नहीं बना सकी थी। तो इस तरह के इमरजेंसी जब कुछ पकाना हो तो फिर सबसे अच्छी जो है वो मूँग मसूर की दाल रहती है, क्योंकि वो फटाफट पक जाती है, इतना उसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। तो मैंने मूँग और मसूर की दाल ली है। इसका रेशो जो है ना वो हमेशा मैं ये रखती हूँ कि 1 कप जो है वो मैं लेती हूँ मसूर की दाल का और 1/3 कप जो है वो मैं मूँग की दाल का लेती हूँ। इस रेशो के साथ बनाएँ तो दाल हमेशा अच्छी बनती है। अगर मूँग की दाल ज़्यादा हो जाए तो फिर दाल का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। तो दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो के तो एक पॉट में डाल दिया है और उसके अंदर मैंने जो मसाले डाल रही हूँ उसमें नमक है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है, अपनी पसंद से जायके के मुताबिक डाल लें।
1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला है, और 2 ये जो क्यूब्स हैं ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, मैंने बना के फ्रीज़ की होती है, ये 2 क्यूब्स इसके अंदर डालूँगी, और 1 क्यूब जो है वो चिकन स्टॉक की है। एक इसके अंदर मैंने साबुत हरी मिर्च डाली है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। इसको अब मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट में ये दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाती है। तो अब मैं इसको तड़का लगाऊँगी। तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, और 2 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के लिए थे, और उसको मैंने चॉप किया था, पेस्ट इसकी नहीं बनाई, बारीक काटा है। और इसको ऑयल डाल के तो इसके अंदर मैं फ्राई कर लूँगी, बस जैसे तड़का लगाते हैं। तो दाल को मैंने तड़का लगा लिया है। मैं वैसे दाल को तड़का लगाने के बाद भी 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे तड़का जो है ना वो सही तरह से दाल में मिक्स नहीं हुआ। तो दाल जो है थोड़ी सी और जब पक गई थी तो एंड पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला और हरा धनिया डाला था, और बस दाल अपनी पसंद के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो उसको गाढ़ी कर लें। और इसके साथ जो है चावल मैं हमेशा बॉईल करती हूँ, क्योंकि मुझे दाल जो है वो चावल के साथ ही अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने झटपट कुछ बनाना हो तो फिर आप कौन सी दाल बनाते हैं। मुझे तो या तो मूंग मसूर की अच्छी लगती है, और या फिर जो साबुत मसर होते हैं वो, क्योंकि कुकर में बन जाते हैं ना जल्दी से, तो इसलिए वो भी मुझे बनाने आसान लगते हैं। जो भी दाल मुझे लगता है जो तड़का बना के बनाते हैं ना, जैसे माश की दाल होती है जिसमें प्याज छीलो, लहसुन अदरक को पेस्ट बनाओ, वो मुझे थोड़ी मुश्किल लगती हैं बनानी। खाना रेडी हो गया है, तो अब मैं अब्बू को दूसरी अपॉइंटमेंट पे लेके जा रही हूँ। ये अपॉइंटमेंट जो है ये आई साइट के चेकअप के लिए थी। तो इस तरह के रूटीन के चेकअप्स जो हैं वो होते रहते हैं जो 65 प्लस लोग होते हैं उनके, ताकि अगर कोई भी डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो रही हो तो वो उसका अर्ली स्टेज में पता चल जाए। तो आज ये चीज़ें भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन जो है वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो जब आप डॉक्टर के साथ करते हैं ना रजिस्ट्रेशन, तो अगर तो आपको डॉक्टर जो है वो ख़ुद अपॉइंटमेंट भेज देता है तो ठीक है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं आती और आपके वालिदैन जो है वो 65 प्लस हैं, तो आप ख़ुद उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका कंप्लीट चेकअप जो है वो आप करवा सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो तो आप अपने डॉक्टर से आप कह सकते हैं कि आपने मंथ ऑफ बर्थ रिव्यू करवाना है। तो इस तरह की जो चेकअप्स होते हैं ना वो लाज़मी करवाते रहना चाहिए, जो सालाना चेकअप्स होते हैं, क्योंकि इस एज में आके इंसान कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं ना वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं जिस्म के अंदर। तो अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो उसका जो है इलाज हो सकता है आराम से। तो आज आई स्क्रीनिंग थी अब्बू की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट जो थे वो बिल्कुल क्लियर आए थे। तो एक दफ़ा तसल्ली हो जाती है इंसान को, सारे चेकअप्स वगैरह हो जाएँ तो। अब यही वाले जो टेस्ट्स हैं ये दोबारा 1 साल के बाद जो हैं ये दोबारा सारे टेस्ट्स होंगे। और अम्मी की अपॉइंटमेंट थी शाम को, जब बच्चे स्कूल से आ गए थे उस वक़्त। तो मेरे बच्चों को वैसे भी बड़ा शौक़ है डेंटिस्ट के पास जाने का, पता नहीं क्यों। ख़ुद भी जब इनको मैं लेके जाती हूँ तो ये बहुत खुश होते हैं। तो आज क्योंकि दादू का चेकअप था तो मेरे बच्चे जो वो बहुत खुश थे। तो मेरा बेटा बार बार कह रहा था, दादू आपको डर तो नहीं लग रहा, अगर उसने टीका लगाया तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना। और सारा टाइम जब अम्मी का चेकअप हो रहा था ये पास खड़ा देखता रहा है कि किस तरह से चेकअप करते हैं। डेंटिस्ट जो है वो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, तो मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो वॉक करते हुए जाते हैं, थोड़ी सी बच्चों की भी ज़रा आउटिंग हो जाती है इस बहाने। और साथ साथ जो मुझे हमेशा रिक्वेस्ट आती है ना कि जो आपका एरिया है वो हमें दिखाएं किस तरह का है, या यूके के घर किस तरह से होते हैं, तो वो भी आप लोगों की फरमाइश जो है वो पूरी हो जाती है।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।